पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बस्तर में क्या राजनीतिक परिदृश्य उभर रहा है। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके मुताबिक बस्तर की 12 सीटों में कांग्रेस और भाजपा के बीच नजदीकी फाइट नजर आ रही है। इस विश्लेषण में कांग्रेस को बस्तर में भारी नुकसान दिख रहा है, जबकि भाजपा अगर अपनी रणनीति को और सुधारे तो कुछ बड़ा यहां हासिल कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 और खबर बेबाक। आज बात करेंगे बिलासपुर संभाग की। बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़ का विधानसभा की दृष्टि से सबसे बड़ा इलाका है। इस इलाके की 24 विधानसभा सीटें 8 जिले और 4 लोकसभा क्षेत्रों में फैली हुई हैं। बिलासपुर राजनीतिक रूप से भी अधिक मुखर और प्रतिवादी है। वर्तमान में यहां की 24 सीटों में से 10 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें 6 जनजाति समाज के लिए और 4 SC समाज की सीटें हैं। अभी कांग्रेस का दबदबा, लेकिन भाजपा की गहरी पैठ। दलगत स्थिति 2018 के मुताबिक कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 12, भाजपा ने 7, जोगी कांग्रेस ने 3 और बसपा ने 2 सीटें जीती थी। बाद में मरवाही उपचुनाव के बाद यहां कांग्रेस की सीटें बढ़कर 13 हो गईं और जोगी की घटकर 2 बची। हाल ही में जोगी कांग्रेस से धर्मजीत सिंह के निष्कासन के बाद तकनीकी तौर पर देखें तो अब जोगी कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट कोटा ही बची है। सारंगढ़ शक्ति पेंड्रा जिला बना कांग्रेस का सहारा। 2008 में सारंगढ़ लोकसभा परिसीमन में समाप्त होने के बाद से ही यह चर्चा थी कि अब इसे जिला मुख्यालय बनाया जाना चाहिए। इस बात को भाजपा ने तवज्जो कभी नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने इसे जिला बना दिया। ऐसे ही शक्ति और पेंड्रा में भी कांग्रेस ने एज लिया है। आरक्षित सीटों में यह है मौजूदा गणित। इस इलाके की 6 जनजाति आरक्षित सीटों में से जहां भाजपा के पास एक ननकीराम कंवर की रामपुर सीट ही है, बाकी 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं। इसके ठीक उलट SC की 4 आरक्षित सीटों में से 2 भाजपा के पास हैं, 1 बसपा और 1 कांग्रेस के पास है। समझिए बिलासपुर का जातीय गणित। बिलासपुर संभाग की 24 विधानसभा सीटों में साल 2018 में 78,55,460 वोटर्स थे, यानी प्रति सीट 3,27,000 औसत मतदाता माने गए। इनमें 10 सीटें रिजर्व हैं। इन 10 रिजर्व सीटों में मतदाता की संख्या 17,29,144 थी, यानी 1,73,000 औसतन। कोई भी विधानसभा जब आरक्षित की जाती है तो यह माना जाता है कि यहां 60 से 70% आरक्षित समाज के लोगों की आबादी होनी चाहिए। इस लिहाज से देखें तो यहां आरक्षित समाज ST और SC वोटर्स की संख्या 11,80,000 थी। अब बात उन 4 सीटों की जो SC के लिए आरक्षित हैं। इनमें औसतन 2,33,000 वोटर हैं। यहां कैलकुलेटिव आंकड़ों के मुताबिक SC मतदाता 6,50,000 हैं। यह बात 2018 की है। अब 5 साल बाद चुनाव जब होंगे तो प्रदेश में 1,85,00,000 वोटर्स की तुलना में 2,30,00,000 वोटर्स हो जाएंगे, यानी बिलासपुर की सभी 24 सीटों में भी मतदाताओं की संख्या 78 लाख से बढ़कर 90 लाख तक पहुंच सकती है। इसी अनुपात में ST और SC की संख्या बढ़ेगी। अब बात OBC की करते हैं। कोरबा, जांजगीर ऐसे इलाके हैं जहां साहू नंबर 1 के साथ देवांगन, यादव, कुर्मी अच्छी संख्या में हैं। अन्य पिछड़ी जातियों में कोरबा, जांजगीर में अच्छा वर्चस्व है। बिलासपुर संभाग में गैर संस्थागत आंकड़ों के मुताबिक 2023 के चुनावों में 24 सीटों में अनुमानतः 90 लाख वोटर्स में से लगभग 20 लाख वोटर्स ST, 12 लाख वोटर्स SC, 35 लाख वोटर्स OBC, 2 लाख वोटर्स मुस्लिम, लगभग 2.5 लाख वोटर्स ईसाई और सामान्य वर्ग के लगभग 19 लाख मतदाता होंगे। साहू समाज का दबदबा। OBC में साहू समाज सबसे ज्यादा है। इनके यहां 35 लाख OBC वोट्स में 40% तक अकेले साहू हैं, यानी 14 लाख साहू मतदाता यहां आते हैं। जबकि देवांगन, कुर्मी, यादव और अन्य पिछड़ी जातियां मिलाकर 19 लाख हो जाती हैं। इनमें भी कुर्मी सबसे ज्यादा यानी 10 लाख के लगभग हैं।
19 लाख सामान्य में कुछ सीटों पर ब्राह्मण, कुछ पर वैश्य और कुछ पर ठाकुर जातियों का प्रभाव है। भाजपा की रणनीति में साहू सबसे पहले। भाजपा ने बिलासपुर संभाग की 24 सीटों में कुल वोट हासिल किए थे 2018 में, उसके मुताबिक जब वो 2019 लोकसभा में जाते हैं तो वो वोट जस्ट 1.5 गुना बढ़ जाते हैं। माना गया कि साहू भाजपा के प्रतिबद्ध वोटर्स हैं, वे नाराजगी भुलाकर वापस लौटे हैं। इसी रणनीति के तहत बिलासपुर संभाग के ही अरुण साव को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साहू समाज से ताल्लुक रखते हैं, बिलासपुर के सांसद हैं। पिछली बार भाजपा का साहुओं पर दांव नहीं आया था काम। भाजपा यह समझ चुकी है कि सिर्फ साहू समाज के उम्मीदवार उतार देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2018 में भाजपा ने सबसे ज्यादा लगभग 1 दर्जन साहू समाज के उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से धमतरी से रंजना दीपेंद्र साहू ही जीत पाई, बाकी सब हार गए। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव आए तो भाजपा ने अनारक्षित सीटों पर सबसे ज्यादा ओबीसी प्रत्याशियों को उतारा। नतीजे में बिलासपुर से अरुण साव और महासमुंद से चुन्नीलाल साहू जीत गए। यानी भाजपा ने 2 साहुओं को लोकसभा में उतारा, दोनों जीते। यह जीत भी अच्छे अंतराल से दिखी। वहीं अन्य प्रत्याशियों में एक कुर्मी को उतारा था तो वह भी जीत गए। 2 ब्राह्मण उतारे थे, एक जीते एक हारे। भाजपा मानती है साहू उसके साथ आ गए हैं। कांग्रेस कमतर नहीं, लेकिन साहुओं में पैठ कमजोर। साहू मतदाताओं में कांग्रेस की पैठ अपेक्षाकृत कम हुई है। कारण धर्म जागरण है। बीते 4.5 साल में राष्ट्रीय और प्रादेशिक घटनाक्रमों में धर्म से जुड़े मामले उठे हैं, जैसे कि बीरनपुर हिंसा में साहू समाज के युवक को पीड़ित के रूप में उभारा गया। बस्तर में धर्मांतरण जनजाति के व्यक्ति को पीड़ित बताया गया। कवर्धा झंडा कांड में साहू युवक को पीड़ित बनाया जाना भाजपा की राजनीति का हिस्सा है। वहीं साहू प्रदेश अध्यक्ष के बाद यह प्रतिनिधित्व लौटता दिख रहा है। इसके जवाब में कांग्रेस की तैयारियां कमजोर दिख रही हैं। क्या होगा रायगढ़ की सीटों का गणित? यह बहुत सीधा सवाल है। बेशक इसका जवाब भी सीधा होना चाहिए। शुरू करते हैं रायगढ़ सारंगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों से जो अभी सभी कांग्रेस के पास है। इनमें रायगढ़ और खरसिया सिर्फ 2 ही अनारक्षित हैं, 2 जनजाति समाज के लिए आरक्षित है और 1 सीट एससी समाज के लिए आरक्षित है। पिछली बार खरसिया से पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने कांग्रेस के उमेश पटेल को खासी चुनौती दी थी, लेकिन सीट अंत में नहीं निकाल पाए। इस बार फिर अगर ओपी यहां जाते हैं तो अब की उमेश उन्हें अच्छी चुनौती दे सकते हैं। कहा जा सकता है कि यह सीट हल्की सी कांग्रेस की तरफ झुकी हुई है। रायगढ़ में पिछले बार भाजपा के उम्मीदवार रहे पूर्व विधायक रोशन अग्रवाल का निधन हो चुका है। 2018 के भाजपा के बागी विनोद अग्रवाल की वापसी हो चुकी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के वर्तमान विधायक प्रकाश नायक 2023 के हिसाब से उतने फिट नहीं है जितने जीतने के लिए चाहिए होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर विनोद अग्रवाल भाजपा से नायक को चुनौती देंगे तो नायक के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जबकि एक नाम ओपी चौधरी का भी है, जो इस सीट पर अग्रवाल की तुलना में ज्यादा मजबूती से भाजपा के पक्ष में झुका सकते हैं। रायगढ़ नगरीय सीट होने के कारण भाजपा के लिए आसान हो सकती है। सारंगढ़ में उत्तरी जांगड़े कांग्रेस की विधायक हैं। कांग्रेस ने इसे जिला बनाया है, इसलिए यहां भाजपा को 2023 में वेट करना पड़ सकता है। लैलूंगा से चक्रधर सिदार आते हैं। आयु का एक फैक्टर है। कांग्रेस उन्हें दोहराती है तो थोड़ी असहज स्थिति बन सकती है। धर्मजयगढ़ में लालजीत राठिया कांग्रेस का झंडा बुलंद कर सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं, चूंकि वे रायगढ़ लोकसभा लड़ चुके हैं, जहां भाजपा की गोमती साय से हार गए थे, जबकि गोमती का राठिया के सामने राजनीतिक करियर बहुत छोटा रहा है। कह सकते हैं रायगढ़ जिले की 5 सीटों में 2 भाजपा 3 कांग्रेस का रेशो बन सकता है। जांजगीर ने सबको बांटा था बराबर, अब क्या होगा? जांजगीर ने 2018 के चुनावों में कांग्रेस, भाजपा और बसपा तीनों को अपनी 6 सीटों में से 2-2 दे दी थी। अब की चरणदास महंत सख्ती से लड़ेंगे या नहीं कहना मुश्किल है। बसपा जोगी गठबंधन भी नदारत है।
ऐसी स्थिति में सौरभ सिंह, जो जोगी पार्टी के बीच में ताकतवर होने के चलते जीते थे, वे अब अकेले होने की स्थिति में क्या कर पाएंगे, यह सब सवाल है। चलिए चलते हैं जांजगीर के राजनीतिक हालात देखने। शहरी सीट जांजगीर में भाजपा ने कुर्मी नेता नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर जिले को साधने की कोशिश की है। साहू समाज, कुर्मी, राठौर और एससी वोटों के गणित के हिसाब से यह सीट चंदेल की तरफ हल्की सी झुकी नजर आ रही है। चंद्रपुर से नाम ओपी चौधरी का आ रहा है, जबकि यह इतिहास में जूदेव परिवार को देने का रिवाज रहा है। लेकिन अब जूदेव परिवार से नेता तो बहुत हैं, लेकिन दिलीप सिंह जूदेव जैसा कोई नहीं है। पिछली बार रामकुमार यादव चुनाव से ऐन पहले जोगी का साथ छोड़कर कांग्रेस में वापस चले गए और सीट निकाल ली। चांदनी भारद्वाज ने टक्कर अच्छी दी, लेकिन जीत न सकी। भाजपा नंबर 3 पर जा पहुंची। ऐसी स्थिति में ओपी जादू कर पाएंगे, कहना मुश्किल है। जूदेव परिवार से कौन आएगा, भाजपा का भाग्य यहां इस पर निर्भर करेगा। पामगढ़ से नवयुवती इंदु बंजारे बसपा से जीती हैं और जयजयपुर से केशव चंद्रा भी बसपा से हैं। केशव की आमद रफ्त पिछले दिनों कांग्रेसी गलियारों में देखी गई थी। कहा जा सकता है कि पिछले चुनावी ट्रेंड को देखें तो एससी वोटर बहुत तेजी से भाजपा की तरफ शिफ्ट हुए हैं। मायावती के बाद देश भर में कोई एक नेता इन वोट्स को बांधे नहीं रख पा रहा है। कांग्रेस से यह वोटर यूं ही दूर होता जा रहा है। 2017 के बाद से ही भाजपा बसपा के वोटों को धीरे धीरे बसपा के थैले से अपने थैले में भर रही है। इसलिए जांजगीर की इन 2 सीटों पर मुमकिन है बसपा ना लड़ने का ऐलान कर दे। तब की स्थिति में भाजपा यहां जोर मार सकती है। वर्तमान विधायक भी कांग्रेस भाजपा में बढ़ जाएं। सौरभ सिंह अकलतरा भी इसी तरह के ट्रेंड से आए हैं। इस लिहाज से देखें तो जांजगीर में 4 और 2 का अनुपात बन जाएगा। कांग्रेस को फिल वक्त इस राजनीतिक रेशो को पलटने के लिए मेहनत को आगे करना होगा। यानी जिले में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन मेहनत से होकर ही गुजर सकता है। अब कोरबा चलते हैं। कांग्रेस दमदार, लेकिन कोरबा में अभी 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। कोरबा सिटी तो परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट है। कटघोरा भाजपा से छीनी है। रामपुर के ननकी भाजपा के ऐसे विधायक हैं जो 2018 के चुनावों में 1 नंबर सीट से 19 नंबर सीट तक हारती भाजपा का 20 नंबर सीट रामपुर से उदय कराने वाले हैं। उनके परंपरागत प्रतिद्वंदी श्यामलाल कंवर रहे हैं। इस बार ननकी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। कटघोरा में टक्कर है। भाजपा प्रत्याशी अच्छा दे तो मजबूत है। पाली में हालात कांग्रेस के पक्ष में हैं, फिर भी भाजपा की मेहनत इसे नजदीकी मुकाबले में बदल सकती है। सिटी कोरबा में कांग्रेस ठीक है, यानी कोरबा में 2-2 का रेशो हो सकता है। बिलासपुर, मुंगेली, पेंड्रा चलते हैं। बिलासपुर में अभी भाजपा की सीटें ज्यादा हैं। जोगी कांग्रेस भी 1 सीट के साथ काबिज है। मुंगेली ऐसे जिलों में शुमार है जहां 2018 में कांग्रेस की आंधी में भी खाता नहीं खुल सका। सिटी बिलासपुर कांग्रेस की मौजूदा मेहनत से पार्टी आशान्वित हो सकती है। बेलतरा में हालात बदलने के लिए मजबूत कांग्रेस प्रत्याशी होना चाहिए। हालात पलटे जा सकते हैं। मस्तूरी में भाजपा की मेहनत पर बिना बसपा के पानी फेरना अभी मुश्किल है। बिल्हा से अगर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आते हैं तो सीट टक्कर की हो जाएगी। बटी कांग्रेस महिला प्रत्याशियों पर दांव लगाए तो हालात बदल भी सकते हैं। तखतपुर में भाजपा को प्रत्याशी की तलाश में बहुत मेहनत करनी होगी। कांग्रेस कमजोर होकर भी यहां भाजपा के पास अच्छे प्रत्याशी के अभाव में आगे दिखती है। 2018 में भी भाजपा प्रत्याशी मजबूत होता तो हालात बदल गए होते। कोटा में भाजपा को उदय का अवसर है, किंतु चर्चा में मौजूदा विधायक की गृह दल में वापसी भी चल रही है। तब टक्कर बढ़ेगी। मुंगेली में कांग्रेस की वही स्थिति है जो तखतपुर में भाजपा की है। लोरमी में धर्मजीत सिंह मजबूत हैं, लेकिन उनकी पार्टी नहीं है। अब वे कहां जाएंगे इस पर निर्भर करेगा। मरवाही में डॉक्टर के ध्रुव के रूप में कांग्रेस के पास सरल व्यक्तित्व है, तो भाजपा को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कि कुल जमा मुंगेली, बिलासपुर और पेंड्रा जिले की कुल 9 सीटों के अनुपात में भाजपा 4, कांग्रेस 4 और 1 सीट
धर्मजीत सिंह पर निर्भर करेगी। हालांकि वे निर्दलीय दम दिखा पाएंगे इसमें शक है, किंतु जाएंगे किसके साथ यह मायने रखेगा। तो क्या होगा अंततः बिलासपुर संभाग में? सवाल तो यही सबसे बड़ा है। आखिर होगा क्या बिलासपुर की 24 सीटों में? फिलवक्त के मुताबिक रायगढ़ सारंगढ़ की 5 सीटों में कांग्रेस 3 पर अच्छी दिख रही है, जबकि बाकी पर भाजपा। जांजगीर में 4-2 का सशर्त रेशो बना हुआ है। शर्त मसलन महंत सक्रिय हुए तो यह कांग्रेस के पक्ष में बदल सकता है, यानी कि भाजपा 2 पर सिमट सकती है और कांग्रेस 4 पर जा सकती है। लेकिन यह कब होगा? जब महंत सक्रिय हो। कोरबा में 2-2 का रेशो है ही। बिलासपुर, मुंगेली, पेंड्रा में 9 सीटें हैं। इन्हें देखें तो 4-4 और 1 न्यूट्रलाइज करके चलते हैं। अब पूरी स्थिति बनती है जिसमें भाजपा बिलासपुर, मुंगेली, पेंड्रा और जांजगीर जिलों में अच्छा करते हुए 12 तक पहुंच सकती है। कांग्रेस भी पीछे नहीं रहेगी, वह भी 11 तक पहुंच जाएगी। 1 सीट धर्मजीत सिंह के निर्णय पर निर्भर करेगी। सारांश यह है कि बिलासपुर संभाग में भाजपा गेन कर रही है, वह 7 से 12 सीटों पर पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस अधिक लूज नहीं कर रही है, वह भी 11 पर रुक जा रही है। और अगर धर्मजीत सिंह आ गए तो 12-12 का रेशो बन जाएगा। 2018 के मुकाबले भाजपा ज्यादा गेन करेगी, कांग्रेस 1 लूज करेगी, क्योंकि वो 2018 में 13 सीटों पर थी, लेकिन बसपा जोगी की गैर मौजूदगी में। यानी अब तक मैंने बस्तर की 12, बिलासपुर की 24 सीटों का जमीनी विश्लेषण किया है। ये कुल 36 सीटें होती हैं। इन्हें करीब से देखें तो भाजपा 12 प्लस 6 या 7 मिलाकर 18 या 19 पर पहुंच रही है। कांग्रेस भी बस्तर से 5 या 6 में बिलासपुर की 11 या 12 मिलाकर 17 या 18 सीटों पर पहुंचती दिख रही है। यानी 2 बड़े संभागों में टक्कर कांटे की नजर आ रही है। एक बार फिर सुन लीजिए, बस्तर के विश्लेषण का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वह भी देखिए, फिर समझिए छत्तीसगढ़ में अब बस्तर और बिलासपुर संभाग में क्या सिनेरियो उभर रहा है। बने रहिए मेरे यानी वरुण सखाजी के साथ सदा ही IBC 24 और खबर बेबाक पर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।